बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है उनकी फर्स्ट बुक का है ये आज का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है कार्यपालिका, उसका पार्ट 2 है, जिसमें आज हम जो है वो देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में आपके इस चैप्टर में जो भी चीजें दी गई हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले कि योग्यता क्या होती है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या होते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है विशेष अधिकार। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं बच्चों, आपका सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। ठीक है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले कि इसकी योग्यता क्या होती है, यानी कि अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हमें चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो ये है, अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम जो न्यूनतम आयु है वो 34 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड है, वो जो व्यक्ति है वो किसी के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्य, यानी कि उसके अंतर्गत ये योग्यता होनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जा सके। ठीक है, तो कौन कौन सी हमें योग्यताएं चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। एक तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी न्यूनतम आयु 34 वर्ष होनी चाहिए, किसी के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, अब स्थिति की हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है उसके पास देश को चलाने की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां, कानूनी एवं आपातकालीन शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था राष्ट्रपति के पास देश की प्रमुख कार्यकारी, विधायी, कानूनी एवं आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती हैं, परंतु इन सभी शक्तियों का जो प्रयोग है राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद और मंत्री की सलाह पर ही कर पाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है हमारा 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है। तो जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा नहीं। ठीक है, इसके अंतर्गत आम जनता जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है, बल्कि उनके द्वारा जो निर्वाचित विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब अगर ये बात की जाए कि कौन सी चुनावी प्रणाली है, तो ये जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होती है। आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में, जो कि आपके चैप्टर 4 में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किस तरह से होता है उससे संबंधित ये प्रणाली है। आगे है महाभियोग। राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, और ये कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति कोई कार्य संविधान के उल्लंघन के आधार पर करता है, यानी कि कोई जो कार्य है राष्ट्रपति वो संविधान की सीमा के अंतर्गत नहीं करता, संविधान की सीमा के बाहर करता है, यानी कि एक तरह से संविधान का उल्लंघन करता है, तब उस पर लगाया जा सकता है महाभियोग। ठीक है, और केवल जो संसद है वही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। ठीक है, उसको पद से हटा सकती है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। 3 तरह का बहुमत होता है, असामान्य बहुमत, विशेष बहुमत तथा राज्य की आधी विधायिकाएं। तो इसके लिए जो है वो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आई होप आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। सबसे पहले देखा हमने योग्यता क्या होती है। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उनका उपयोग तभी कर सकता है जब वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव जो है वो आम जनता नहीं करती बल्कि विधायक और सांसद करते हैं। ये जो चुनावी प्रणाली है वो कौन सी है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत है उसके सिद्धांत के आधार पे। महाभियोग का अर्थ क्या होता है, संविधान के उल्लंघन पर लगाया जा सकता है, और ये राष्ट्रपति पर लगाया जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टॉपिक नंबर है 2। राष्ट्रपति जो है इस पद की आखिर हमें आवश्यकता किस लिए होती है। ठीक है, इस पद की हमें आवश्यकता आखिर क्यों है। तो देखिए, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर आधारित होती है, यानी कि
जो संसदीय व्यवस्था है उसमें मंत्री और जो मंत्री परिषद होता है वो किसके आधार पर उसका अस्तित्व है, वो है बहुमत के आधार पे। जैसे ही विधायिका में मंत्री जो है वो अपनी बहुमत खो देगा वैसे ही उसकी सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से मंत्री परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, वो कभी भी भंग हो सकती है, तब उसकी जगह एक नई मंत्री परिषद नियुक्त की जाती है। अब इस दौरान जब हटाया जा रहा है, ठीक है, मंत्री को, एक तरफ मंत्री को हटाया जा रहा है और एक तरफ नई को लागू करना है, तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है ना यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमें राष्ट्रपति की, ठीक है। इस बीच के मान लीजिए तकरीबन 5-6 महीने का, 2-3 महीने का, या ज्यादा जैसे 1-2 महीने का, तो इस बीच में देश का जो शासन है वो किस तरह से चलेगा, तब हमें एक ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है। कैसा राष्ट्र प्रमुख? जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व भी कर सके। आपको पता है देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, और उसका कार्यकाल भी स्थायी होता है। इसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की भी शक्ति होती है। कब? जब मंत्री परिषद अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग हो जाती है, ठीक है, और जो नई मंत्री परिषद होती है उसे यहाँ पे लाना होता है उस दौरान, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गई। नेक्स्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो यही होती है कि इस दौरान जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करे। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी कि मान लीजिए ये इधर मंत्री परिषद भंग हो गई, अब यहाँ पे नई आ भी गई, ठीक है, लेकिन ये जो नई आई है इसमें किसी भी दल को अगर बहुमत ही नहीं मिला है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसी को बहुमत ही नहीं मिला है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे राष्ट्रपति जो होता है वो देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अतिरिक्त जिम्मेदारी, यानी कि तब जो है वो विधायिका से संबंधित, यानी कि अन्य और जो अन्य इंपॉर्टेंट पद पर अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनका सलाह मशवरा रहता है। लेकिन सबसे जो मैन पावर है वो किसके हाथ में है? वो है राष्ट्रपति के हाथ में। तो जब किसी भी दल को चुनाव के बाद भी बहुमत नहीं मिलता है तो उस दौरान राष्ट्रपति की एक अहम भूमिका यहाँ पर बन जाती है कि वो किस तरह से एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जो होते हैं वो राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी ना हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसका अर्थ क्या है? समझिए दोबारा से कि राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार उसके पास है जो कि किसके आधार पर होते हैं? राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर। जब सरकार स्थायी ना हो, यानी कि जब सरकार जो है वो गठबंधन वाली हो, और उस समय जब सरकार गठबंधन की हो और सरकार जो है वो स्थायी ना हो, उस दौरान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो कार्य होते हैं उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि देश के कुछ कार्यों में जो है वो राष्ट्रपति यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा। आई होप समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति पद की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है। आई होप आप समझ गए होंगे ये टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टॉपिक नंबर है हमारा 3, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या है। तो चलिए देखते हैं पहले राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला अधिकार है, एक सेकंड इसको थोड़ा यहां से हटाया जाए, हाँ, और सबसे पहला यहाँ पे अधिकार देखिए क्या है कि विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए कहां पे लौटा सकता है? सदनों में। तो ये हो गया इसका पहला अधिकार। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होगी कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया विधेयक, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये फैसला देश के हित में नहीं है या फिर जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है उसमें अभी भी कुछ कमी बाकी है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर संसद जो है वो बिना बदलाव के विधेयक को भेजती है, यानी कि राष्ट्रपति ने देखा कि इस विधेयक में कुछ कमी है तो इसे भेज दिया वापस, लेकिन संसद जो है वो बिना बदलाव की कोई बदलाव नहीं करती है, यदि ऐसा ही विधेयक वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति को मजबूरन उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज आप सोचिए कि देश का
जो औपचारिक प्रधान है राष्ट्रपति, उसके द्वारा यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजा जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश का प्रमुख है तो ऐसा तो है नहीं कि एमपी बन गया होगा, तो उसे भी कुछ तो नॉलेज होगी ही, आखिर देश को किस तरह से चलाया जाए तो उसके बारे में नॉलेज तो होगी। तो ये भेजा जाना, राष्ट्रपति के द्वारा जब विधेयक भेजा जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो गया, विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सेकंड है हमारा वीटो शक्ति। अब ये वीटो पावर के बारे में तो आई होप आप सभी को ही पता होगा, क्या है ये वीटो पावर, चलिए देखते हैं। जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर, यानी कि धन विधेयक को छोड़ के, अब इसको देखिए अभी हम समझेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा यदि कोई भी विधेयक संसद के द्वारा राष्ट्रपति को जब कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने पास एक अनिर्धारित लंबे समय तक अपने पास रख सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो धन विधेयक एक अपवाद है, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है उसे मुझे कंफर्म डेट याद तो नहीं है, लेकिन 14 से 15 दिन के अंतर्गत उसे पारित करना ही पड़ता है, यानी कि स्वीकृति उसे देनी ही पड़ती है धन विधेयक को। और धन विधेयक के अलावा जितने विधेयक होते हैं उसे वो अपने पास एक अनिर्धारित लंबे समय तक रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब वो अपने पास इसे लंबे समय तक रखता है तभी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति वो अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, तो वीटो शक्ति के बारे में आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर लेके आऊं। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की ये नियुक्ति करता है। तो अभी हमने देखा था किस तरह से कि जब मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाए और कोई भी देश का प्रमुख ना रहे, ठीक है, मतलब कि सरकार का प्रमुख ना रहे, तो उस समय ये नियुक्ति करता है। देखिए फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जब चुनाव के बाद किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है या गठबंधन की सरकार भी ना बन पाए तो उस समय राष्ट्रपति को एक अहम भूमिका निभाते हुए देश के लिए प्रधानमंत्री को चुनना पड़ता है। अभी हमने देखा था इस समय वह राजनीतिक विशेष अधिकार का उपयोग करता है और भारत में ऐसा जो समय है वो 1989 से 1998 तक चला था। ठीक है, यानी ओवरऑल देखें तो तकरीबन 9 साल तक ऐसा कार्य चला था, 1989 से 1998। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहला विशेष अधिकार है विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा अधिकार है वीटो शक्ति का, ठीक है, जिसके अंतर्गत धन विधेयक को वो 14 से 15 दिन के अंतर्गत उसे वापस भेजना पड़ता है और बाकियों को अपने पास लंबे समय तक रख सकता है। और औपचारिक रूप से जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति ये करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में आई होप आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। ये था आपका आज का जो पहला टॉपिक है, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, जिसमें हमने देखा था राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है और राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, कौन सी कितना कार्यकाल होता है, कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती है, कौन चुनाव करता है, महाभियोग क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने देखा था नेक्स्ट कि राष्ट्रपति पद की आखिर हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, और फिर लास्ट टॉपिक हमने देखा था राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से आज का यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको आपका चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि इस वीडियो को देखो, क्योंकि इससे आपको आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर बच्चों ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ। तो यहाँ पे आज का हम वीडियो खत्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।